जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जनवरी से लेकर के जून 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने जून माह का कंप्लीट वीडियो करंट अफेयर का बनाया था और उसको कवर किया था, जिसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से आप उसकी पीडीएफ और वीडियो जा कर के देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जनवरी से लेकर के जून जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रही हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। चाहे वो नियुक्तियों या अवार्ड या पुरस्कार या फिर अन्य कोई आर्थिक, ऐतिहासिक या संवैधानिक घटनाक्रम रहा हो, उन सबको इस वीडियो में आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहतर ढंग से डिज़ाइन करा है, ताकि आप उस अच्छे से उस चीज़ को कवर कर सकें और रिवाइंड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जनवरी से लेकर के जून 2024 तक का जो 6 मंथ का करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे जितने भी वीडियो बनाएं तो उन सबका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेकर के जून माह का, यानी कि पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि पहला पॉइंट हम लोगों का कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। जेस मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लिप्टोथेरक्स पुर्णपटई क्या है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक कैटफिश की प्रजाति है। तो आपको ये याद रखना है, जो इस टाइप से क्वेश्चन हैं जिन पे दिमाग एक भी नहीं चल पाता है कि ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे आप आगे देखेंगे साहुल क्या है या दृष्टि 10 क्या है। ये यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस प्री जो 2024 का भी होने वाला है, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पहले ही बता दें कि परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों किताबों का सार इसमें हमने सम्मिलित करा है। आप पिछले मेरे करंट अफेयर के वीडियो में समझ ही चुके होंगे देख करके। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 खूंखार कुत्तों की नस्ल पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है। तो तमिलनाडु। अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, कुत्तों की लगभग 23 प्रजातियां, 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला देखते हैं दृष्टि 10 क्या है। तो दृष्टि 10 एक हार्मोस 900 स्टार लाइन ड्रोन है, जो इंडियन एयर फोर्स द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। आगे देखते हैं साहुल क्या है। तो साहुल पुरातत्व विधियों द्वारा खोजा गया एक प्राचीन महाद्वीप है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसको खोजा गया है। तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि यह किन दो महाद्वीपों के बीच में है। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये है क्या। तो एक प्राचीन महाद्वीप है क्या, साहुल। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसमें भारत की रैंकिंग 39वीं रही थी। इसको जारी करने वाली संस्था थी WEF, तथा पहली रैंकिंग पे यूएसए, दूसरे पे स्पेन और तीसरे पे जापान था। आपको पहली और भारत की रैंकिंग को याद ही रखना है। आपको पहले नंबर पे किसने रैंक करा है वो, और भारत की उसमें क्या पोजीशन रही है वो आपको याद करना है। आगे देख लेते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसमें नॉर्वे ने प्रथम स्थान, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे तथा भारत की इसमें 159वीं रैंकिंग रही है। जितने भी सूचकांक इंडेक्स हैं उन सब रिपोर्ट्स को हम आगे आपको एक जगह पे करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। इनको टॉपिक वाइज वैसे ही हम करवाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो के अंत में बता देंगे कि आप पीडीएफ इसकी कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहली बार आयोजित प्रथम गल्फ यूथ गेम्स, ये कहाँ पे आयोजन हुआ और इसमें प्रथम रैंकिंग क्या थी। तो आपको वो घटनाएं बिल्कुल ही याद करनी है जो घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रथम बार आयोजित हुई हो या प्रथम नियुक्ति हुई हो। उस तरीके की घटनाओं को आपको याद जरूर करना है। तो इसको आपको याद करना है। ये यूएई में आयोजन हुआ था। यूएई इसमें प्रथम स्थान पे था, दूसरे स्थान पे सऊदी और तीसरे स्थान पे कुवैत था। तो याद करना है, पहली बार आयोजित प्रथम गल्फ यूथ गेम्स। तो इसमें आयोजन कहाँ हुआ,
तो यूएई में हुआ। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देख लेते हैं, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं हम लोग, ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन मर्यादा चालू किया है। केदारनाथ यात्रा हेतु जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनकी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने इस कदम को उठाया है। ऑपरेशन मर्यादा के नाम से इसको चलाया गया है। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड हंगर डे, तो ये 28 मई को बनाया गया था। उससे ज़्यादा इसकी थीम इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या रही थी? तो संपन्न यात्राएं संपन्न विश्व इसकी थीम रही थी। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन इस बार आने के 100% चांस हैं। देखिए इसकी जो थीम रही थी, तो थीम रही थी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसकी थीम क्या रही? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसका जो आयोजन किया था तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। सबसे स्वच्छ शहर का टैग किसको मिला है? तो सूरत और इंदौर, ये 2 शहरों को इस बार मिला है। लेकिन इसमें इंदौर एक ऐसा शहर है जो लगातार 7वीं बार इससे पुरस्कृत हुआ है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इस बार 2 शहरों को ये पुरस्कार मिला है, सूरत और इंदौर को, जिसमें से इंदौर आपका एक ऐसा शहर है जिसको 7वीं बार, यानी कि लगातार 7वीं बार इसको पुरस्कार ये मिला है सबसे स्वच्छ शहर का। आगे देख लेते हैं, सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो महू छावनी सबसे स्वच्छ छावनी है मध्य प्रदेश की। सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर कौन सा है? तो वाराणसी और प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों की सूची में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः इस बार पुरस्कृत हुए हैं। आगे देख लेते हैं, मिलिट्री रैंकिंग 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार फेरबदल काफ़ी हुआ है। तो मिलिट्री रैंकिंग में भारत की 4थी रैंक है, यानी कि अगर सेना की बात करी जाए तो मिलिट्री रखने में भारत 4थे स्थान पर है, 4थे नंबर पे। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे पे रसिया है, तीसरे पे चीन और चौथे पे भारत है। तो ये आपको याद रखना। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिए, ग्लोबल फायर पावर ने इसको जारी किया है। तो इसको आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रैंक आपको ये अच्छे से याद रखनी है कि इसमें भारत की रैंकिंग किसके बाद है? तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चीन के बाद भारत 4थे नंबर पे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेनाएं रखने में 4थे नंबर पे है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग या तो नोट्स इसी तरीके से बना लीजिए तो आपको एग्ज़ाम टाइम बड़ा आसान रहेगा रिवीजन करते समय। ये क्विक रिवीजन की तरीके से एक सीरीज़ है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चन देख पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को कलेक्ट नहीं किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना महत्वपूर्ण डाटा परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण में उतना ही कलेक्ट किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। तो इसमें आलोक शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के हैं, इस बार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं आलोक शुक्ला जी को। आर्कटिक में बर्ड फ्लू, ये याद रखिएगा, आर्कटिक में बर्ड फ्लू का पहला मामला देखा गया है, ठीक है। तो ये देखा कहाँ गया है? आर्कटिक में। तो ये होपेन द्वीप आर्कटिक में पड़ता है, वहीं पे देखा गया। और होपेन द्वीप किसका पार्ट है? तो स्वालबार्ड का द्वीप समूह का एक पार्ट है। तो आर्कटिक में आपको इतना याद रखना है कि आर्कटिक में बर्ड फ्लू का जो मामला देखा गया वो होपेन द्वीप में देखने को मिला है। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इस्वा सुप्राक्रिस्टल बेल्ट है ग्रीनलैंड में, तो वहाँ पे ये देखने को मिला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय और ताइवानी, ये याद रखिए, भारतीय और ताइवानी पर्यटकों हेतु वीजा मुक्त प्रवेश अवधि बढ़ाने वाला देश थाईलैंड है। किसके लिए? भारत और ताइवान के जितने भी पर्यटक हैं तो उनके वीज़ा की अवधि को बढ़ा दिया है किसने? थाईलैंड ने, मुफ्त वीज़ा, यानी कि थाईलैंड भारत और ताइवान के जितने भी पर्यटक जाएंगे उनको मुफ्त वीज़ा देगा। और इसने पहले भी घोषणा करी थी, लेकिन अब उसकी अवधि को, टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। आगे देख लेते हैं, मेघालय की पहली डीजीपी कौन बनी है? हमने बताया जो भी घटना चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अगर वो पहली बार घटित होती है तो आपको उसको याद ही रखना है। तो पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इदासिरा
नोग्रांग बनी है, इदासिरा नोग्रांग। पेरिस में एआई सेंटर आयु एसिलेंस लॉन्च किया गया है, टीसीएस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। रेमल चक्रवात काफ़ी चर्चा में रहा था, तो रेमल चक्रवात ये बंगाल के खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। तो आपको इसमें दोनों पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेमल चक्रवात का संबंध है तो कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से है। नामकरण किसने किया? तो ओमान देश ने इसका नामकरण किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट व माउंट त्योतेसो माउंट एवरेस्ट और माउंट त्योतेसो में चढ़ाई की थी? यानी कि एक ही वेदर में उन्होंने चढ़ाई करी थी, तो उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। ये पीलीभीत यूपी के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं क्योंकि जब आप यूपी स्पेशल की करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो टू लैम बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति, और इस वियतनाम की राजधानी अगर देखें तो हानोई इसकी राजधानी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गीता नौसेदा बने हैं लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। उत्तरी अटलांटिक संधि, इसी को नाटो कहा जाता है, कि महासचिव कौन बने हैं? तो मार्क रूट बने हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के यानी नाटो के महासचिव मार्क रूटे बने हैं। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब इस समय नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन जब मार्क रूट थे तब उस समय नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे जब ये बने थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। इसमें राल नीचे लगेगा, भर्तृहरि मेहताब। आगे देख लेते हैं 18वीं लोकसभा में स्पीकर कौन नियुक्त किया गया? देखो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये प्रोटेम स्पीकर है और ये स्पीकर है। तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करे गए हैं भर्तृहरि मेहताब और स्पीकर नियुक्त किए गए हैं ओम बिरला जी। चलिए आगे देखते हैं। बान जलवायु सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो जर्मनी में संपन्न हुआ, और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? तो अनामिका वीराजू बनी थी। ये हमने जब जून माह की करंट अफेयर बताया था, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहीं पे हमने करवा दिए थे। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट में जोड़ा गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य ये बिहार में स्थित है। अब भारत में कुल 82 रामसर साइट्स हो गई हैं, ये हमने जून वाली करंट अफेयर में करवाया था। अब देख लेते हैं टोटल कितनी हो गई हैं। इस समय टोटल 82 हो गई हैं, लेकिन जनवरी में कुछ 5 साइटें जोड़ी गई थी, 75 थी, 5 जोड़ी गई तो 80 हो गई। 75 थी, 5 इसमें और हमने जोड़ दिया था तो 80 हो गई, लेकिन जून में 2 और जोड़ी गई थी तो कितनी हो गई? 82। 2 कौन जोड़ी गई? नागी और नकटी। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। लेकिन अब क्या है कि जो 5 जोड़ी गई जनवरी में, तो उनको समझ लेते हैं कि 5 कौन सी जोड़ी गई थी। तो कर्नाटक की जो जोड़ी गई थी 3, और 2 जोड़ी गई थी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो कर्नाटक की अगर 3 जोड़ दी गई तो कौन कौन सी? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनासनी मुहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। 2 जो तमिलनाडु को जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? तो करवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगबुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट, ये 2 कर्नाटक की जोड़ी तमिलनाडु की जोड़ी गई। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो कितनी संख्या हो गई है? 82। ये डाटा अभी तक का, यानी आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तक का अपडेट डाटा है। इसके बाद जो भी आएंगे उनको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज है यानी 22 जुलाई 2024। तो 22 जुलाई 2024 तक ये अपडेट डाटा है कि रामसर साइट की संख्या है कितनी? 82 है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु में। पहले कितनी थी? तमिलनाडु में 14 थी, 2 और बढ़ गई हैं तो कितनी हो गई? 16। तो आपको ये भी डाटा अपडेट करना है। नीचे लिख लीजिएगा लाइन बना करके कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, जिसमें कितनी रामसर साइट है? 16 है। अब देख लेते हैं जो अभी हाल ही में आईपीएल संपन्न हुआ था। आईपीएल 2024 ये मार्च में चालू हुआ था और अभी संपन्न हुआ मई तक में चला था। तो इस बार जो विजेता टीम रही थी तो केकेआर रही थी, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। ये तीसरी बार विजेता टीम बनी है। 2012 में इससे पहले बनी थी, 2014 में बनी थी और अब इस बार 2024 में बनी है। उप विजेता कौन रही थी, यानी कि कौन सी टीम हारी थी? तो सनराइजर्स हैदराबाद हारी थी, यानी एसआरएच हारी थी।
ठीक है। इसी में ऑरेंज कप किसको मिला था? तो विराट कोहली को मिला था, ये आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। पर्पल कैप किसको मिला था? तो हर्षल पटेल को मिला था किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं। यह मैच, फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में यह फाइनल मुकाबला खेला गया था। तो आपको सिर्फ आईपीएल में इतना ही आप याद रखेंगे तब भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन वो बनाता एग्जाम में नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 99वां सदस्य कौन बना है? वीवीआई इसको लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन बना है? तो स्पेन बना है, 99वां सदस्य बना है। भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किसने किया है? तो सौरभ एस मेहता ने किया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमने चालू करी है पूरी जितनी अभी तक की, यानी कि 22 जुलाई 2024 तक की जितनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जनवरी से लेकर के अब तक की हैं, सारी हमने यहाँ पे अपडेट कर दी हैं। तो आपको ये रिपोर्ट्स एक जगह पे नोट डाउन करना है और उनको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स। सबसे पहले देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में पहले नंबर पे फिनलैंड था। यह लगातार 7वीं बार बना है, इस वजह से यह और भी बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये याद करना है कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में जो फिनलैंड पहले नंबर पे है, तो ये लगातार 7वीं बार बना है इस बार। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 126वां स्थान है और 2023 में 126वां 2023 में भी था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में देख लेते हैं हम लोग कि भारत का क्या स्थान रहा है? तो 126वां रहा है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024, इसमें स्वीडन पहले नंबर पे है और 63वां इसमें भारत का स्थान है। 2023 में 67वां था। तो 2023 का आप ना भी याद करें तो 24 का ही आपको याद करना है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होती है। जो भी इंडेक्स रिपोर्ट सूचकांक हम बताएंगे, जिन रिपोर्ट्स सूचकांक की इम्पोर्टेंट है कि आपको उनका कि कौन सी संस्था उसको जारी करती है, वो ज़रूर आपको बता देंगे। जहाँ पे डिमांड रहेगी वहाँ पे आपको हम साथ में बताते चलेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगली रिपोर्ट। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगली रिपोर्ट क्या है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। इसमें पहले नंबर पे आइसलैंड एवं भारत 129वें नंबर पे रहा है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 129वां भारत का स्थान रहा है। आगे देख लेते हैं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, इसमें यूएसए पहले नंबर था और भारत 39वें नंबर पे था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये भी रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे देखते हैं विश्व शांति सूचकांक 2024, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 116वें नंबर पे और पहले नंबर पे आइसलैंड है। आइसलैंड वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी पहले नंबर पे था। आगे देख लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये सारी रिपोर्ट जनवरी से लेकर के जून तक के पूरी कंप्लीट हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से लगभग आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इस्टोनियो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पहले स्थान पे इस्टोनिया रहा है और 176वें स्थान पे भारत रहा है 27.6 अंकों के साथ में। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसको रिपोर्ट को जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे और 159वें नंबर पे भारत की रैंकिंग रही है। विश्व साइबर अपराध 2024, इसमें पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे यूक्रेन, तीसरे पे चीन और 16वें नंबर पे भारत रहा है। तो आपको इसमें जो विश्व साइबर अपराध रिपोर्ट है, इसमें आपको 3 नंबर तक याद करना है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो पूछी गई थी, जब इससे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था पहले, दूसरे और तीसरे नंबर तक। इसमें कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बना करके पूछा गया था। इस वजह से आप इस रिपोर्ट को 3 नंबर तक याद करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो इसमें सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा है? तो अफगानिस्तान का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट देखने को मिला है। जबकि 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश में कौन है? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान और सिंगापुर जैसे देश सम्मिलित हैं।
कौन से 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश। आगे देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो इसमें पहले नंबर पे यूएसए रहा है, 42वें नंबर पे भारत रहा है। आगे देखते हैं यहाँ तक आपकी तो जितनी भी रिपोर्टें थी इम्पोर्टेंट वो सारी रिपोर्टें हमने यहाँ पे कवर कर दी। लगभग 12 से 13 रिपोर्टें हैं। आपको इंडेक्स ये 12 से 13 इंडेक्स जो हैं ये अच्छे से तैयार करने हैं। अपडेटेड इंडेक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको अगर इंडेक्स से आएगा तो पूछ लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी का गगन मिशन उद्घाटन। तो ये इन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में किया था, जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान की बात कही गई थी। जो गगन मिशन है, तो गगन मिशन क्या किससे संबंधित है, तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान की बात करता है गगन मिशन। इसमें मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को पहचान करा था। उन्होंने बताया था कि ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन चारों व्यक्तियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप चाहो तो इनको याद कर लीजिएगा। तो पहला है पी बालकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णा, अंगद प्रताप और चौथे हैं एस शुक्ला। ये चारों नाम आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस और यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, रूस और यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें जवाब नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा नेपाल। इसका सही आंसर है नेपाल, ठीक। तो नेपाल देश ने क्या करा है कि अपने नागरिकों पर रूस और यूक्रेन की यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। तीसरा अगला क्वेश्चन है $3 ट्रिलियन पूंजीकरण को पार करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी बनी है, दूसरी कंपनी बनी है, तो पहली कंपनी एप्पल है। तो इस कंपनी ने क्या किया, $3 ट्रिलियन का पूंजीकरण पार कर लिया है। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे एप्पल कंपनी है। अब आगे देख लेते हैं G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ था वो कंपाला युगांडा में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1964 में की गई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जबकि शिलान्यास कब हुआ, तो 5 अगस्त सन 2020। यहाँ पे 2024 नहीं है, ये सन 2020 में हुआ था। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 2024 नहीं 2020 में हुआ था। मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, तो अरुण योगीराज ने किया था। ये कर्नाटक के एक मूर्तिकार हैं। इन्होंने एक ही पत्थर में डिजाइन काट करके भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा बनाई थी। यानी कि उसमें कोई पत्थर अटैच करके उसमें नहीं बनाया गया है कि उनके हाथ के लिए कोई अलग से पत्थर जोड़ा गया हो, सर कोई अलग पत्थर से जोड़ा गया हो, ऐसा नहीं था। एक ही पत्थर को काट करके, एक ही शिला को काट करके उसमें चित्रांकन किया गया था, ठीक है। मंदिर का डिजाइन किसने दिया था, तो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा मंदिर का डिजाइन दिया गया था। तो ये तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जो मंदिर है अयोध्या में, उसके बारे में था। आगे देख लेते हैं गणतंत्र दिवस 2024 के बारे में क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गणतंत्र दिवस 2024 का जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। प्रथम झांकी का पुरस्कार किसको मिला है, तो देखो इसमें अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है राज्यों से, एक बनता है मंत्रालय से। तो राज्यों से उड़ीसा राज्य को इस बार मिला है महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी उनकी झांकी, और मंत्रालय में मिलता है संस्कृति मंत्रालय को। इसमें भारत व लोकतंत्र की जननी पे आधारित उनकी झांकी थी। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, कि वह राज्य के लिहाज से पूछ रहा है या मंत्रालय के लिहाज से पूछ रहा है। अगला दूसरा जो पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो दूसरा गुजरात को मिला है। इसमें थार्डो सीमा पर्यटन पर आधारित झांकी थी इनकी। तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु सरकार को मिला है। तो आपको ये याद रखने हैं इनके पुरस्कार और कौन कौन इसके मुख्य अतिथि थे। थीम क्या थी 2024 की, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो यह इसकी इस बार की थीम रही थी। तो आगे देख लेते हैं हम लोग भारत रत्न 2024 कि भारत रत्न 2024 मिला वो 5 लोगों को मिला है। VVI वेरी इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि इसमें लगभग 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है,
ठीक है, और 1 लोगों को उनके जीवन काल में ही मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी कर्पूरी ठाकुर जी जो काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले भारत रत्न टोटल 5 लोगों को मिला है। तो जो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत मिला है। इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ओबीसी आरक्षण लाभ दिलाने हेतु भूमिका के लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। किनको? कर्पूरी ठाकुर जी को। आगे देखते हैं एमएस स्वामीनाथन को क्यों मिला है। तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत इनको भी मिला है। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। पद्म श्री भी मिल चुका है। पद्म विभूषण मिल चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन? एमएस स्वामीनाथन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग और कौन से 3 लोग हैं जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। दूसरे हैं वीपी नरसिम्हा राव। ये मरणोपरांत इनको भी मिला है। ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन इन्हीं के समय पे हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये कमेंट करके आप बताइएगा। और ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये भी बताइएगा। और किस अनुसूची में इनको स्थान मिला है, यह भी बताइएगा। सारा हम पढ़ा चुके हैं पॉलिटी सेक्शन में, उसका भी लिंक नीचे लगा देंगे, तो जाकर के देखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति, यानी इजराइल और अमेरिका के लिए जो भारत की विदेशी नीति बनी थी, उसमें इन्होंने विशेष योगदान दिया था। किसने? पीवी नरसिम्हा राव जी ने। इनको मरणोपरांत इनको भी मिला है भारत रत्न पुरस्कार। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री, ये 5वें नंबर के पूर्व प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का नेतृत्व किनको मिला था? चौधरी चरण सिंह को जी को मिला था। 5वें हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे थे। तो टोटल जो हम लोग देखते हैं कि टोटल हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न 5 लोगों को मिला, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, वीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को मरणोपरांत मिला है। इन लोगों की क्या स्पेसिफिक खास पॉइंट रहे हैं, उनको भी हमने लिख दिया है, किस वजह से ये जाने गए, क्यों ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, अब लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे जिनको मिला था भारत रत्न, उनके जीवन काल में ही मिल गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो अभी ऊपर ये हालांकि हमने पढ़ा दिया है, तो इसमें भारत 80वें नंबर पे है और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और सिंगापुर ये पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रखने वाले देशों में है। ये 6 कंट्री हैं। कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और सिंगापुर, जिसमें भारत का जो पासपोर्ट है वो 80 नंबर पे काउंट करा जाता है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। तो शेख हसीना प्रधानमंत्री रहेंगे। राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय राष्ट्रपति हैं, जबकि लगातार 5वीं बार जो प्रधानमंत्री बनी है, कौन? शेख हसीना बनी है। दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का सबसे पहले बार किसने प्रयोग किया है? तो अलाबामा जेल में किया है, ये अमेरिका में है। दोषी का क्या नाम था? तो केनेथ यूजिन स्मिथ था। तो ये चर्चा में था, तो इस वजह से इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा है। हो सकता है ये एग्जाम में पूछा भी जाए, हालांकि पूछने लायक ये पॉइंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा क्या? भारत रत्न। अब देखते हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो कितने पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो टोटल पद्म पुरस्कार की बात करी जाए तो 132 लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार, जिसमें 5 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, 17 पद्म भूषण पुरस्कार हैं, 110 पद्म श्री पुरस्कार हैं। इन अगर 132 में देखा जाए तो 30 महिलाएं शामिल हैं, यानी 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 132 लोगों को मिला है। तो 5 जो मिले हैं पद्म विभूषण पुरस्कार, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, उनको समझते हैं कि कौन से 5 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। आपको ये सारा डाटा याद नहीं करना है, जितना याद करना है उतना हम आपको बताते चलेंगे। तो पद्म विभूषण तो जो 5 लिखे हुए हैं, इनके नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो पहले हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। बिहार के ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वैजयंती
मालावाली को मिला है, ये तमिलनाडु की हैं, कला के लिए इनको मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, तमिलनाडु के, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। चिरंजीवी ये एक्टर हैं साउथ के, भली भांति लोग परिचित होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं, तो इनको भी कला के लिए मिला है। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के, सार्वजनिक कार्य के लिए इनको मिला है। ये 5 बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है, तो इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना। इनसे एग्जाम में पूछने के काफ़ी हद तक चांस है, 80% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग पद्म भूषण। तो पद्म भूषण हमने कितना कहा, 17 लोगों को मिला है, जिसमें से आपको 17 के नाम याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ 5 नाम याद रखने हैं। राम नाईक जी को मिला है, महाराष्ट्र के हैं। फातिमा बीबी को मिला है, केरल के हैं। उषा उथुप को मिला है, पश्चिम बंगाल के। और मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। ये कौन है, तो ये भी फिल्म अभिनेता हैं। पद्म श्री 110 मिला है, 110 लोगों को, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4-5 नाम आप याद रखिए, जैसे राजा राम जैन, नसीम बानो, खलील अहमद, उर्मिला श्रीवास्तव, ठीक है। ये लिस्ट आपको बहुत याद नहीं करनी है, पद्म विभूषण पूरा याद करना है, भारत रत्न पूरा याद करना है, और पद्म भूषण में जो 17 लोगों में से आपको 5 नाम याद रखने हैं। इसी से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है। कौन सा पहला साहित्य शहर। अगर पूछे भारत का पहला यूनेस्को संगीत का शहर, तो संगीत का शहर ग्वालियर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। ये हमने जून वाली करंट अफेयर में करवा दिया था। F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स ने जीता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड VVI, ये हमने बताया था जून मंथ की जो करंट अफेयर पढ़ाई थी, उसमें आपको हमने बताया भी था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बिल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड। आपको सिर्फ इतना ही नाम याद रखना है, सोर्स कोड। वैसे इसका पूरा नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग, तो आपको सिर्फ याद रखना है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड जो किसकी किताब है, तो ये आत्मकथा है, तो ये बिल गेट्स की आत्मकथा है। आगे देखते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये बनी है, तो ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिएगा, जो UPPCS या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आप अच्छे से जानते होंगे कि जितना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के जितने भी देश में अगर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई नियुक्त होता है, या फिर वहाँ की मुद्रा या फिर वहाँ की राजधानी, कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाता है। और ये बात है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की, तो इसको आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, ये पुस्तक किसकी है, तो सौम्य अवस्थी और शबना बरुआ की है, तो इसको भी आपको याद रखना है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI एथलीट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नरसिंह पंचम यादव बने हैं। कौन बने हैं, नरसिंह पंचम यादव जी बने। तो चलिए आगे देखते हैं, खबरों में रही नीसी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीसी जनजाति किस राज्य से सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। कौन सी, नीसी जनजाति। तो आपसे हो सकता है UPPCS RO में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीसी जनजाति का संबंध किससे है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति समूह है, ठीक है। भूस्खलन के कारण खबरों में रहा मुगलों किस देश में स्थित है, मुगालो, तो ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। खबरों में रहा कैंपी प्ले ग्रेई किसका सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप टिक लगा करके चलिएगा, ठीक है। खबरों में रहा गिलसे 12b क्या है, तो पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। कौन सा, ग्लिसे 12b। अगला देखिए, T20 में 300 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो रॉटरडम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है।
पहले भारतीय बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली भारतीय बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको ग्रीन हाइड्रोजन पायलट के तहत इसको शुरू करा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, खबरों में रहा अलागर मंदिर। अलागर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है। ये हमने जून वाले मंथली करंट अफेयर में करवाया था। गोल्डन ट्रेवली किसकी एक प्रजाति है जो चर्चा में रही थी? तो ये मछली की एक प्रजाति है। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। तो अब देख लेते हैं हम लोग अभी तक कितने फिल्म में अवार्ड मिल चुके हैं, कौन कौन से अवार्ड हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024। आयोजन इसका बेवरली हिल्स अमेरिका में किया गया था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो लिली ग्लैडस्टोन को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो सिलियन मर्फी को मिला है। ठीक है, अब देखते हैं 96 ऑस्कर अवार्ड 2024। तो आयोजन इसका लॉस एंजलिस में हुआ था। बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो ओपेनहाइमर है। तो आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट एक्टर कौन है? तो सिलियन मर्फी उसमें भी थे, सिलियन मर्फी इसमें भी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो इम्मा स्टोन को यहाँ पे मिला है, जबकि वहाँ पे किसको मिला था? लिली ग्लैडस्टोन को मिला था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग फीफा अवार्ड और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि फीफा अवार्ड 2024 किसको मिला है। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो लंदन में हुआ था। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला है। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एताना बोनमाती स्पेनिश है, इनको मिला है। मेंस कोच ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो पेप गार्डियोला को मिला है। वुमेन कोच ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो सेरिना वेगमैन को मिला है, ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, तो ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो जवान मूवी को मिला है। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में किसको मिला है? तो 12th फेल जो अभी मूवी आई थी उसको मिला है। तो ये जो जितनी अभी हमने आपको ये पुरस्कार बताए फिल्म से रिलेटेड, ये चारों आपको इसी तरीके से बनाना है एक पेज में चारों, ताकि ये चारों आपके दिमाग में रहें कि किसमें कौन सी फिल्म है, किसमें कौन सा एक्टर है जिसको बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के लिए नवाजा गया है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला। ये ऊपर हमने बता दिया था, ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी रहे थे। कौन? आलोक शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हमने ऊपर भी आपको पढ़ा दिया था। अब देख लेते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार और बाफ्टा अवार्ड 2024, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन गुजरात में हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो 12th फेल है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? 12th फेल है। बेस्ट एक्शन फिल्म कौन सी है? जवान है। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, राकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। सर्वाधिक अवार्ड किसको मिले हैं? तो सैम बहादुर को मूवी को इसमें मिले हैं। किसमें? 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में। बाफ्टा अवार्ड 2024 देख लेते हैं हम लोग। तो जो बेस्ट फिल्म थी इसमें ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को बेस्ट बाफ्टा अवार्ड 2024। अलग अलग इसमें कैटेगरी में 7 अवार्ड इसने जीते हैं। किसने? ओपेनहाइमर ने। लीडिंग एक्टर के लिए सिलियन मर्फी को मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस के लिए इमा स्टोन को मिला है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को 9 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन यह मूवी एक भी अवार्ड जीत नहीं पाई है। तो ये आपको याद रखना है कि ओपेनहाइमर को कितने अवार्ड टोटल मिले हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने वाला देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा। किर्गिस्तान पहला देश है जिसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है।
बीमस्टेक के नए सचिव कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। इसकी बीमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका यानी बांग्लादेश में है। सदस्य इसके बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका इसमें सम्मिलित हैं। तो ये आपको याद रखना है। बीमस्टेक के नए सचिव कौन बने? इंद्रमणि पांडे जी बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं हम लोग 14वां वित्त अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला है? तो यह 2 लोगों को इस बार मिला है। डॉक्टर ऋतु कारिधक को मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और नवीन तिवारी को भी मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, ये जून वाले करंट अफेयर में हमने इसको बताया था। तो उत्तर प्रदेश चौथा बना है। पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु राज्य इसमें सम्मिलित हैं। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो जापान बना है, जबकि इससे पहले यूएसए, सोवियत संघ, चीन और भारत सम्मिलित हैं। तो 4 नंबर पे ये आपके कंट्री हैं। 5वें नंबर पे जापान ने अपना स्थान बनाया है कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। आगे देखते हैं अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अभी तक खेल में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में घोषणा करी गई युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। अब इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन दोनों को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद। इसी का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2 लोगों को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, गणेश प्रभाकर करण, महावीर सैनी, ललित कुमार, आरबी रमेश और शिपेंद्र सिंह। तो आपको ये याद रखने हैं कि कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स में लिख भी दिए हैं कि देखो, खेल रत्न 2 लोगों को, अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को, द्रोणाचार्य 5 लोगों को, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ये 3 लोगों को। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो ये कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को मिला है, अलग अलग खेल के लिए मिला है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था फंसानो, इटली में हुआ था, जिसमें 50वां शिखर सम्मेलन था ये, ठीक है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका जैसे कंट्री सम्मिलित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के खोजे गए हैं। ये कहाँ पे खोजे गए हैं? तो तेलंगाना में खोजे गए हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। भारत इसमें दूसरे नंबर पे है, ठीक है। महंगे पासपोर्ट में मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको एक साथ याद रखना है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई और भारत का है। भारत दूसरे नंबर पे, यूएई पहले नंबर पे, महंगे में मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म है, एक कंपेयर ऑफ द मार्केट AU, ठीक है। ये इसको जारी करने वाली संस्था है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भारतीय अभिनेत्री कौन सी हैं जिनको स्थान मिला है? तो आलिया भट्ट हैं जिनको स्थान मिला है 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो टाइम्स पत्रिका द्वारा इसको जारी किया जाता है। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में जाएंगे तो गोपी चंद्र थोटकुरा हैं, जो राकेश शर्मा के बाद अब ये अंतरिक्ष में जाने की इनकी प्लानिंग की जा रही है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये उड़ीसा में होगी। तो उड़ीसा में किस टाइगर रिजर्व में होगी? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज में है, तो वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। पहला कौन है? तो बिहार है जिसने जातिगत जनगणना कराई थी। अब कौन हो गया है? दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। चाड़ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अल्लामाए हसीना बने गए हैं चाड़ के नए प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं हम लोग, दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल जिसका नाम है ब्रूजर 125
ब्रूजर 125 ये पहली दुनिया की सीएनजी गाड़ी है, ठीक है, बाइक है। सीएनजी में कार तो आपने सुनी होंगी, लेकिन टू व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं सुनी है। तो इसको बजाज ऑटो लिमिटेड ने चालू किया, यानी कि बजाज कंपनी वालों ने, जिनकी आप देखते होंगे प्लेटिना पल्सर वगैरह आती है, उन्हीं कंपनी ने इसको चालू किया है ब्रूजर 125 के नाम से। लॉन्च भी कर दिया है, इंडिया में यह बिकने भी लगी है। दुनिया की सबसे बड़ा ब्लू व्हेल कहाँ पे खोजा गया है? तो ये तामजा ब्लू व्हेल है, जो युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको में खोजा गया है। ब्लू व्हेल का क्या मतलब होता है? जल से भरे हुए गहरे सिंक होल या गुफाएं कहलाती हैं, उनको कहा जाता है ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये भी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं हम लोग रंगनाथ रेड्डी वाद ये 1977 में हुआ था। अभी ये चर्चा में रहा था, तो किस आर्टिकल को लेकर के चर्चा में रहा था? तो 39B को लेकर के चर्चा में रहा था। आपके लिए जानने के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, किस आर्टिकल में इसमें विवाद हुआ था? तो 39B में हुआ था, जिसका मतलब था मौलिक संसाधनों का समान वितरण। ये आर्टिकल इसका था, इसी से रिलेटेड इसमें बहस चलती रही थी, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। विस्फोटक विधेयक 2024 के किस विधेयक का स्थान लेगा? तो विस्फोटक विधेयक शायद ये 1888 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, या फिर इसको देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, श्रीलंका में KKS बंदरगाह विकास हेतु भारत द्वारा अनुदान कितने ट्रिलियन का किया गया है? तो 61.5 मिलियन डॉलर का किया गया है। कितना किया गया है? 61.5 मिलियन डॉलर का। पुतिन कौन सी बार के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 5वीं बार के राष्ट्रपति को पुतिन को बनाया गया है। 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है सन 2024 में। आगे देखते हैं GI टैग। अभी तक जितने महत्वपूर्ण GI टैग मिले हैं, ठीक है, जनवरी से लेकर के, उन सभी को हमने एक ही जगह पे एकत्रित कर दिया है। यहाँ से हम लोग GI टैग को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि GI टैग को ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, संकेत कहा जाता है। GI टैग प्राप्त करने वाला जो पहला उत्पाद था वो दार्जिलिंग की चाय थी, ठीक है, जिसको पहला GI टैग भारत में मिला था। अगर लेकिन बात कर लिया जाए कि सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अप्रैल 2024 तक इसने 69 GI टैग प्राप्त करे हैं। ठीक है, अभी तक 69 करे हैं। तमिलनाडु ने अभी तक 58 किया है। लेकिन यहाँ पे फर्क है कि सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 69 GI टैग प्राप्त करे हैं अब तक। लेकिन एक दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। एक दिन में इसने 18 GI टैग प्राप्त करे थे, लेकिन अब उत्तराखंड की संख्या बढ़कर के हो गई है कितनी? 27 GI टैग वो प्राप्त कर चुका है। तो ये इसकी जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसे कौन सा GI टैग से मिला है। ठीक है, किस उत्पाद में उस राज्य को GI टैग मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुछ खास GI टैग जो अभी हाल ही में मिले हैं, जैसे लौंग लता और लाल पेड़ा, बनारसी पान और काठिया गेहूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा काठिया गेहूँ इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश को मिला है। रिसा आदिवासी पोशाक है, ये त्रिपुरा की है, इसको भी GI टैग मिला है। मातावारी पेठा प्रसाद, रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल को मिला है, ये त्रिपुरा के तीनों हैं। आगे देख लेते हैं सुंदरवन के प्राकृतिक शहद, ये पश्चिम बंगाल का है। जलपाईगुड़ी के काले मुनिया चावल, नदिया और पूर्वी बर्दनार की तंगेल साड़ी, गराड़ और कोरियाल साड़ी, ये मुर्शिदाबाद की है, ये भी पश्चिम बंगाल के। इनको भी GI टैग से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट के GI टैग हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं बोडो थोरका, ये संगीत वाद्य यंत्र है, असम में इसको GI टैग से सम्मानित किया गया है। अंश रिकांडी टेराकोटा, असम में इसको GI टैग के रूप में मिला है। बिहू ढोल पानी मेट का शिल्प, ये भी असम में इनको भी GI टैग मिला है। लाजिया सौरा चित्रों की ये पेंटिंग है, उसको GI टैग उड़ीसा में मिला है, मतलब उड़ीसा राज्य के लिए मिला है। डोंगरिया कौंदसाल, ये उड़ीसा का है, इसको भी GI टैग मिला है। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, ये गुजरात का है, जिसको GI टैग से सम्मानित किया गया है। अब ये समझ में आ गई कि इतने आपको GI टैग हैं जो आपको पढ़ने हैं। लगभग ये 20-22 GI टैग हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। ये लेटेस्ट वाले ही GI टैग हैं, ये जून तक अपडेटेड GI टैग हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग मिलिट्री जेंडर
एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राधिका दास, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे चालू किया गया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको बीजयपुर मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसको मिली है? तो वैशाली रमेश बाबू को मिली है। तीसरी भारतीय बनी है। इससे पहले जो अन्य 2 भारतीय थीं तो कौन थी? कोनेरू हम्पी, टोडावल्ली, ये सभी भारतीय थी। तो अब तक 3 भारतीयों ने यह पुरस्कार या उपाधि जीती है। तो तीसरी भारतीय कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं। उससे पहले कोनेरी हम्पी और टोडावल्ली बनी है जो दूसरी भारतीय थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनरी एर्वनवेक को मिला है। पुस्तक है इनकी कैरोर्स, ये जर्मन की लेखिका हैं, इनको मिला है। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके की घटनाएं एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह ईरान के राष्ट्रपति थे। माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करने वाले भारतीय, ये भी एक रिकॉर्ड है। देखो 29 बार इन्होंने चढ़ाई करी। तो कौन है? कामी रीता शेरपा हैं जिन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है और एक विश्व रिकॉर्ड कायम करा है। आगे देखते हैं गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या कितनी हो चुकी है? पूरे भारत में 4000 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 2000 है। यानी कि पूरे भारत के 50% तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में पाई जाती हैं गंगा डॉल्फिन। आगे देखते हैं सुब्रहन धारेश्वर का निधन हुआ है, जिनका संबंध किससे है? तो यक्षगान नृत्य से है, ये कर्नाटक के से संबंधित हैं। जीआई टैग मिला है अभी तिरंगा बर्फी और ढलुआ घाट शिल्प, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं। इनको भी वहीं पे जोड़ लीजिएगा जो ऊपर हमने जीआई टैग करा है। तिरंगा बर्फी, ढलुआ घाट शिल्प, ये भी उत्तर प्रदेश वाराणसी के हैं जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024, भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? तो तीसरा रहा है। पहले यूएसए, दूसरे चीन पे, और भारत इसमें तीसरे नंबर पे रहा है। अगर बात करी जाए तो भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न क्या नाम है? तो कृत्रिम उसका नाम है। आगे देखते हैं आईसीसी अवार्ड 2023-24 में किसको क्या पद से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक दिवसीय क्रिकेट में और फिर देखेंगे T20 में। तो एक दिवसीय क्रिकेट में ये दोनों हैं और T20 में ये दोनों हैं। तो देखते हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर यमारी अबा यसु श्रीलंका की हैं, ठीक है, यमारी अबा सयू। आगे देखते हैं T20 क्रिकेट में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है, जबकि क्रिकेटर में किसको मिला है? वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर मैथ्यूज को मिला है। ये वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई कि मैथ्यूज जो है ये वेस्ट इंडीज़ की वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के T20 के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं विंग्स इंडिया एविएशन एक्सपो 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। वहीं नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। जो पार्टनर देश था वो कौन था? तो वियतनाम इसमें सम्मिलित था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, जिसमें से पहले नंबर पे कौन है? तो यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत है। इसने ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ये कथन निष्कर्ष में यूपीपीसीएस और यूपीआरओ में पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? तो ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान इसने अपना बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में एशियाई राजा गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो महाराजगंज में किया जाएगा। उस सेंटर का क्या नाम रखा जाएगा? तो जटायु कंजर्वेशन एंड सेंटर, जटायु के नाम से इसको रखा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं केरल विधानसभा में केरल का नाम बदलने का अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो अगर इसका नाम बदला गया तो केरल का नया नाम क्या हो जाएगा? तो केरलम हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत होगा? तो आर्टिकल 3 के तहत नाम परिवर्तन किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 3 में किया जाता है तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्या कहते हैं?
तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है तो राज्यों का निर्माण और स्थापना। अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है या किसी राज्य की सीमा को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा, ना कि 3 के तहत होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें कुछ खास पॉइंट हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव संपन्न हुए थे टोटल 7 चरणों में। नया मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 71 थी, ठीक है, जिसमें कैबिनेट के 30 मंत्री, इसमें मोदी जी को भी सम्मिलित किया गया है प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, और राज्य मंत्री 36 एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी को कौन सा पद मिला है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय आपदा कार्मिक और नीति आयोग के अध्यक्ष के अलावा इनको प्रधानमंत्री जी का पद दिया गया है। अब देख लेते हैं अमित शाह गृह मंत्रालय दिया गया है और इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा आपको सारे मंत्रालय देखने हैं। तो जो जून माह की करंट अफेयर हमने करवाई थी, मंथली जो करंट अफेयर करवाते हैं, उसमें हमने डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा दिया है। पूरे मंत्रालय हमने एक तरफ से लिख दिए हैं जिसको जो मंत्रालय मिला है, जितने मंत्री अभी तक बने थे। तो वो वीडियो चाहो तो आप वहाँ से जाकर के पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, वरना जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है। अब देख लेते हैं कुछ दिवस जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस तो 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। थीम क्या रही? आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून। विश्व खाद्य दिवस 7 जून और विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व प्रत्यायन दिवस को मनाया गया था 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। आगे देख लेते हैं विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून और विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून। विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 19 जून। शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इस वर्ष की जो थीम रही थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसकी थीम रही थी। ओलंपिक दिवस 23 जून। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून। तो ये जो जून के इम्पोर्टेंट लगभग सभी दिवस हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिए हैं। अब देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे खोला गया। तो ये बीएचयू की सहायता से वाराणसी में खोला जाएगा। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में किया गया, जिसका सुमकर वीरा मंगई थी और रैंक इसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हरियाणा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौती हैं। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? तो संजीव कुमार जोशी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने 5 नए एम्स बनाने की घोषणा करी थी। तो ये जो घोषणाएं थी तो वो 5 नए एम्स कहाँ पे बनेंगे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। राजकोट गुजरात में, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 5 नए एम्स बनाने की घोषणा करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन अबू धाबी यूएई में किया गया। तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन बगदाद इराक में किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन चल रहा है जल जीवन मिशन, जिसमें आपने देखा होगा गांव-गांव पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं जल के लिए। तो वो यही बात कह रहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का जो उत्तर पूर्वी राज्य बना है तो कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे 100% जल हर घर पहुँच रहा है, ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। खबरों में रही नाटो झील का संबंध किस सागर से है, तो बाल्टिक सागर से है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की पहली एआई टीचर जिसका नाम क्या है, आइरिस, को लॉन्च किसने किया है, तो केरल ने किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा जो नाटो झील का संबंध किससे है, ठीक है। आगे है, भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। तंबाकू बिक्री को बैन करने वाला देश कौन है, तो न्यूजीलैंड देश है। तो ये था पूरा लगभग जनवरी से लेकर के जून माह तक का जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था हमने इसमें समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो भले ही आप इसको स्पीड में देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देख करके इसका एक बार नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन आप अच्छे से करते रहिएगा, वरना इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो पीडीएफ से भी आप आसानी से वीडियो अच्छा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।